साथियों नमस्कार। कबीरा साहित्य अकादमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 8 की पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कल पढ़ लिया था। पार्ट 2 अभी हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इसी तरह से फिर पार्ट 3 आएगा। तो इसी तरह से हम 2019-20 से लेकर के 2024 या जो एग्ज़ाम चल रहा हो, लास्टली जो एग्ज़ाम हुआ हो, वहाँ तक के हम सारे पीवाईक्यू को करते हैं संपूर्ण व्याख्या के साथ। इसी तरह से हमने यूनिट 7 को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें है यूनिट 8 पे, उसके बाद यूनिट 9, फिर 10, फिर यूनिट 6, फिर 5, उसके बाद फिर हम 2, 3, 4 इस तरह से आएंगे करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना जो है पहला सवाल आज का अपना पहला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कथन क्या क्या है? वैसे भी भारत विचार प्रधान देश है, तो हम विचार करने लगते हैं। तो करते हैं विचार। इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। तो ये कथन सही है कि नहीं सही है, ये देखना है। तो हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि भारत दुर्देव के सेना जो कि रोग, आलस्य और मद्यपान ये सब थे, मदिरा, इन सब के माध्यम से भारत का दुर्दशा कैसे करता है भारत दुर्देव, उसका चित्रण भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने किया है। तो ये पॉइंट, ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट पहला आपका सही है। दूसरा, इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। तो ये पॉइंट आपको पता होगा कि ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मदिरा नामक पात्र का जो मदिरापान को सही सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि मदिरा को जो है भारत में भेजा गया था ताकि लोगों को इसकी लत लगे और भारत जो है उसकी दशा खराब हो जाए, तो इसलिए उसको रचा गया था। फिर 3 पे चलते हैं। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। तो ये पॉइंट आपका सही है, क्योंकि ये नाटक जो है भारतेंदु अपने दुखी हृदय से, जब समझिए आप, तो जो हृदय की व्यथा थी उनकी, उसको इन्होंने इस नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो आपका सी पॉइंट भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं डी पे। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग, मतलब नाटक में जो है एक रोग नाम का भी पात्र है। रोग कहता है, नीचे भारत को अब नाशा। तो ये किसकी पंक्ति है? तो रोग की नहीं है, तो ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। और ई पे आते हैं। तो इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक के रूप में दर्शन होते हैं। तो ई पॉइंट भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या क्या हुआ? ए, सी और ई। ए, सी, ई कहाँ है आपका? तीसरा ऑप्शन 3 में आपका ए, सी, ई और ई है। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ये हो गया इस सवाल का जवाब। लेकिन इसके बाद चलते हैं हम इस नाटक के ऊपर की नाटक में जो है कौन लिखा था। तो आपको पता होगा भारतेंदु जी ने लिखा था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1880 भी कहीं माना जाता है और 75 और 76 भी माना जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है। तो जो आ जाएगा वही आप टिक लगा देंगे। 80 आ गया तो 80, 75 76 आया तो 75 76, जो भी आता है वो लगा देंगे आप। ऑप्शन के ऊपर है कि कौन सा ऑप्शन देता है। तो उसके बाद फिर चलते हैं दूसरे दूसरे पॉइंट की बात करें। तो इसमें जो है ना, भारत के जो उस समय जो भारत की राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा थी, जैसे हम लोग गुलाम थे उस समय, 1880 की बात करें तो उस समय हम लोग गुलाम थे, तो भारत की दुर्दशा कैसी थी उसका चित्रण हुआ है। और सामाजिक चित्रण भी हुआ है, किस तरह से लोग जाति पात और मदिरापान में, आलस्य में किस तरह से ग्रसित थे, उसका जो है, हम लोग कुएं के मेढक थे, हम बाहर जो है ट्रेवल नहीं कर रहे थे, मतलब समुद्र पार हम नहीं करते थे। तो हम किस तरह से कुएं का मेढक बन गए थे, क्योंकि जब समुद्र ही नहीं पार करेंगे तो हमें बाहर की दुनिया का पता चल नहीं पा रहा था। तो इसीलिए हम एक तरह से कूपमंडूक बन गए थे। तो उन सब का चित्रण जो है इस नाटक में भारतेंदु जी ने किया है। यह नाटक कुल कितने अंकों में विभाजित है? तो यह 6 अंकों में विभाजित है, अंकों में। और इस नाटक की जो शुरुआत होती है ना, वो एक योगी के द्वारा होती है। और वो योगी करता क्या है? वो योगी जो है लावनी गाता है। एक योगी जो है लावनी गाता है। लावनी जो है ये एक प्रकार का गीत है, गीत का एक स्वरूप है लावनी। तो एक योगी जो है लावनी गाता है। पहले अंक में स्टार्टिंग यहीं से होती है। स्थान जो है बीथी, बीथी नामक शायद जगह कुछ है, बीथी। बीथी में से जो है एक योगी लावनी गाता है। तो वहां से इस नाटक का शुरुआत हुआ है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे भारत दुर्दशा नाटक के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने वाला, यानी कि मिलान वाला प्रश्न आ गया कि एक तरफ जो है पात्र दिया हुआ है, एक तरफ नाटक का नाम दिया हुआ है, कौन सा पात्र किस नाटक से है यही हमें बताना है। चंद्रगुप्त, अंजो दीदी, बकरी और स्कंदगुप्त 4 नाटक दिए हैं, जिसमें से चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त आपको पता ही होगा जयशंकर प्रसाद जी का है, और अंजो दीदी ये और बकरी उपेंद्र नाथ अस्क का है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। अब मैच कर लेते हैं। चंद्रगुप्त में जो एक पात्र है वो लीला, लीला जो है चंद्रगुप्त की पात्र है, और लीला जो है ना, लीला नीला दो मतलब सहेलियां हैं, और ये किसकी सहेलियां हैं, लीला जो है किसकी सहेली है, तो ये कल्याणी जो है, और कल्याणी कौन है, तो ये मगध का राजा नंद जो है उसकी बहन, वो कल्याणी है। तो उस तरह से जो है मतलब कल्याणी की सहेलियां नीला लीला है, और लीला एक नाटक में और आई है, अगर उस नाटक का भी नाम देता तो वहां भी एक पात्र है लीला, और वो है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य में भी जो है शंकर शेष ने लिखा है, उसमें जो है लीला नाम की पात्र आई है, वो अरविंद की जो वाइफ है वो लीला है। अब चलते हैं अगले उस पे, अंजो दीदी। अंजो दीदी में मुन्नी जो है ये अंजो दीदी के है, और मुन्नी क्या है, मुन्नी जो है अंजो दीदी के घर की, या इंद्र नारायण जो वकील साहब थे उनके घर में जो काम करने वाली लड़की थी उसका नाम मुन्नी था। एक मुन्नी और एक राजू, दो नौकर थे, तो एक का नाम मुन्नी था, एक का नाम था राजू। तो ये हो गया अंजो दीदी का। बकरी नाटक में कौन है, बकरी नाटक में एक पात्र है राम, मतलब ये ग्रामीण युवक है राम, तो वो जो है बकरी नाटक से है। सब ये किसकी नाटक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त में कौन है, ये जयमाला है, और जयमाला है कौन, जयमाला है बंधु वर्मा की पत्नी और भीम वर्मा की भाभी। और बंधु वर्मा कौन है, तो बंधु वर्मा थे मालव राज्य के राजा, मालव गणपति जो है वो बंधु वर्मा थे, और उनकी वाइफ जो है जयमाला है, और इनकी जो एक ननद थी उसका नाम देवसेना था, और वहाँ के धन कुबेर की जो कन्या थी उनका नाम विजया था। तो ये कुछ बेसिक नाम थे। अब हम चलते हैं, तो हाँ यहाँ से मिलान सही कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त लीला, एक का 4 किस में है, एक का 4 आपके 2 में है, तो पहला और चौथा कट गया। 2 का 1 सिर्फ आपके 3 में है, तो 2 कैंसिल हो गया, वैसे ही 3 का 2 और चौथे का तीसरा, तो ऑप्शन 3 आपका जो है सही हो जाएगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इन नाटकों पे। जैसे चंद्रगुप्त के बारे में हम अगर बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक था, ये जो है प्रसाद जी का नाटक था। कब इसका प्रकाशन हुआ था, तो ये इसका प्रकाशन 1931 में हुआ था, और ये कुल जो है ना 4 अंकों में विभाजित है, 4 अंकों में। अब अगर बात करें ना 4 अंक में है, तो प्रत्येक अंक में ना दृश्य है, कुल मिला के जो है इसमें जैसे कितने दृश्य हो जाएंगे, पहले अंक में 11 दृश्य है, दूसरे अंक में 10 दृश्य है, तीसरे में 9 और चौथे में 14 है। अब जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, 24 9 35 36 46 दृश्य जो है कुल है इसमें, 4 अंकों में 46 दृश्य हैं, 11 9 10 और 14, इस तरह से दृश्य विभाजित है इसमें। अब चलते हैं अपने अगले नाटक की तरफ। अपना अगला नाटक है अंजो दीदी। अंजो दीदी किसका है, तो अंजो दीदी अस्क जी का है, उपेंद्र नाथ अस्क इनका पूरा नाम था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1955, और यह जो है कुल 2 अंकों में विभाजित है, 2 अंकों में विभाजित है, और प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हैं, पहले में भी 3 है, दूसरे में भी 3 दृश्य है। तो ये कुछ बेसिक बात हो गया था अंजो दीदी का। अब बात करें तीसरे नाटक की, तो तीसरे नाटक है बकरी। बकरी किसका है, तो ये सक्सेना जी का, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। प्रकाशन कब हुआ था, 1974 में। और इस नाटक में आप देखेंगे ना, तो ये जो आज़ादी के बाद जैसे हम लोग एक बना हुआ था कि अंग्रेज चले जाएंगे फिर हमारा देश जो है फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा, तो वही जो टूट गया था, मतलब एक उम्मीद था, उम्मीद टूट गया था। और दूसरा चीज़ ये कि हमने गांधी जी के बारे में, जैसे जो गांधी जी का मूल्य था, वो गांधी जी के जाने के बाद उसका कितना दुरुपयोग हुआ, किस तरह से उसका नैतिक ह्रास हुआ, उस पे जो है आधारित ये नाटक है, और बहुत व्यंग्य प्रधान नाटक है। तो ये भारतीय राजनीति के नैतिक मूल्यों के पतन पे आधारित जो है यह नाटक है। किसका है, सक्सेना जी का, 1974 में लिखा गया है, और 2 अंकों में कुल विभाजित है ये नाटक, 2 अंकों में कुल विभाजित है।
अब अगले नाटक की बात करें तो अगला नाटक है स्कंदगुप्त। आपको पता ही होगा कि ये किसका है, तो ये भी प्रसाद जी का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1928 है। और यह कुल जो है ना 5 अंकों में विभाजित है। यह नाटक 5 अंकों में कुल विभाजित है। तो ये था कुछ बेसिक फैक्ट्स आपके इन सभी नाटकों के बारे में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हालांकि आप देख रहे होंगे बेसिक पढ़ा रहे, क्योंकि नाटक में क्या होता है ना, नाटक में या तो लाइन दे देगा या तो पात्र देगा, हमने पहले दिन में बताया था, या तो लाइन देता है या तो पात्र देता है या उसके थीम पे सवाल पूछता है। वो जैसे हम लोग कहानी में देखे ना कि कहानी में क्या था कि उनकी कहानी संग्रह से सवाल पूछ रहा था, तो नाटक में उस तरह से नहीं होता है। तो इसीलिए नाटक को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका मूल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा। तो अभी तो हम उसको पढ़ा नहीं रहे हैं, ये पहले पीवाईक्यू ख़त्म कर लेंगे, फिर अगर आप लोग कहेंगे, आप लोग कमेंट में जैसा ही बताएंगे, तो आगे हम नाटक भी शुरू करेंगे। जैसा आप कहेंगे जो जो चीज़ वो पढ़ाया जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। ये देखिए वही संवाद आ गया। अभी हमने कहा था कि इसमें जो है ना ये कहीं ना कहीं मूल टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा नाटक में। तो देखते हैं ये कौन कौन सा जो है क्रम कैसे कैसे है। ए है चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। बी है लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। सी है चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। डी है चूरन साहेब लोग जो खाते, सारा हिंद हजम कर जाता। और ई है चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाए। तो आपको बताना है कि ये जो है नाटक का लाइन पहले किसका आया बाद में किसका आया। तो आपको पता ही होगा कि ये नाटक, सबसे पहले बेसिक बात कर लें तो ये नाटक किसका लिखा हुआ है, तो भारतेंदु जी का लिखा हुआ है। प्रकाशन वर्ष इसका क्या था, तो ये 1881, भारत दुर्दशा 80 और ये 81। और ये नाटक भी कुल कितने 6 अंकों में विभाजित है। 6 अंकों में कुल ये नाटक भी विभाजित है। अब बात करें, यह नाटक जो है ना प्रहसन की शैली में लिखा गया है। जो प्रहसन में नाटक का जो छोटा रूप एक तरह से होता है और व्यंग्य प्रधान तरीके से वो प्रहसन होता है, तो प्रहसन नाटक के रूप में ये लिखा गया है। और इस नाटक का मुख्य जो थीम है ना, वो उस समय की जो सत्ता में विसंगतियां थी, किस तरह से मूर्ख जो है, मूर्ख लोग सत्ता के उच्च स्तर पे थे, उसी का जो है एक चित्रण किया गया है कि जब कोई मूर्ख शासक रहेगा तो प्रजा उसकी कैसी रहेगी, उसका चित्रण इस नाटक में बहुत बखूबी किया है। किसने, हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। कब किया है, तो 1881 में किया है। अब बात करते हैं ये प्रश्न के ऊपर। चना चुरमुर चुरमुर बोले, तो ये पहला जो है मतलब पहला क्या है, तो सबसे पहले लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। ये जो है किसने कहा था, तो ये महंत जी या गुरु जी ने कहा था शुरू में ही, महंत या गुरु जी। ये जब वो कहता है, मतलब बताता है उनसे कि यहाँ पे रहने लायक है, यहाँ तो सब कुछ टकेसेरी है, तो उन्होंने कहा था कि छोड़ देना चाहिए। तब फिर वो कहते हैं कि लालच जो है या लोभ जो है पाप का मूल है। तो सबसे पहले ये गुरुजी कहते हैं। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद जो चना वाला है, चना बेचने वाले का नाम क्या था, जो चना बेचता था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम घासीराम था। घासीराम उसका नाम था। तो ये जो है चना बेचता था। और इसके बाद जो है ये मतलब चना, मतलब घासीराम का जो है वाक्य है। और आप देखेंगे कि ये चना है और इसमें भी चना है, तो पहले ए आएगा फिर आएगा ई, पहले सी, सबसे पहले आया बी। बी कहाँ है, तो 3 में है, मतलब 1 2 4 में है, 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद आएगा ए। ए कहाँ दिया है, तो खाली चौथे में दिया, बाकी ये सब भी कैंसिल हो गया। उसके बाद ई आएगा, चना दोनों में चना है। उसके बाद आएगा सी, चूरन जब से हिंद में आया। तो ये चूरन कौन बेच रहा है, ये पाचक वाला नाम से आया है। पाचक वाला नाम का कैरेक्टर जो है वो चूरन बेचता है। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। उसके बाद चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। डी सबसे आखिरी में आएगा। तो ऑप्शन 4 आपका जो है सही हो जाएगा। ये हो गया कुछ बेसिक बातें भी हमने बता दिया कि भारतेंदु जी का 1881 में लिखा गया है और प्रहसन शैली में लिखा गया है, और ये इसका सही जवाब था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नजीर, और मतलब सिंदूर की होली नाटक में जो है ये कथन दिया हुआ है और बताना है कौन कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, तो ये हमें बताना है। तो
सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। और फिर कथन 2 है, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाता है। तो बताना है आपको सही कौन सा कथन है इसमें से। आपको पता होगा कि सिंदूर की होली नाटक में 2 अंक नहीं है बल्कि 3 अंक हैं। यह 3 अंक में विभाजित है, तो इसीलिए पहला कथन गलत हो गया। तो कथन 1 तो वैसे ही असत्य हो गया। तो अब बचा कौन कौन सा? बचा 1, 2 और 4। अब दूसरा, इसमें पहले लाइन में तो ये गलत हो गया, उसके साथ साथ नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल, इसमें जो पात्र है ना, वो पहला चीज नजीर तो है नहीं, नजीर है आगरा बाजार में। और दूसरा चंद्रकला और कृष्ण मुरारी नहीं है बल्कि कृष्णलाल नहीं है, मुरारी लाल है। और मुरारी लाल कौन है? वही जो मजिस्ट्रेट हैं, उनका नाम मुरारी लाल है। तो ए वाले में 3 चीजें जो है गलत है। अब बात करते हैं, सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातःकाल 9 बजे शुरू होती है और रात्रि के 10 बजे खत्म हो जाती है। तो ये पॉइंट आपका सही है। तो इसीलिए आपका जो पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, यानी ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अब बात करें ये किसका है, तो आपको पता होगा ये लक्ष्मी नारायण, ये पॉइंट जो है ना आपके सिलेबस में गलत दिया हुआ है, क्योंकि सिलेबस में लक्ष्मी नारायण लाल दिया हुआ है। सिलेबस में कई सारी गलतियां हैं, तो उसमें से एक गलती ये भी है, लक्ष्मी नारायण लाल वहां दिया है, जबकि असल में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की ये नाटक है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1934 है। यह 3 अंकों में विभाजित है और यह जो है ना एक समस्या नाटक है। यह एक समस्या नाटक है, समस्या नाटक। तो ये कुछ इसके बारे में कुछ बातें थी आपके इस सिंदूर की होली नाटक के बारे में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में और ए के रूप में लिखित है, और दूसरा उसके कारण या रीजन आर के रूप में उल्लिखित है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, और अगर सही है तो इसका सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। तो अब चलते हैं, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। आपसे हमने पहले ही बताया था कि नाटक के खंड में या तो पात्र का नाम, या तो अंक, खंड, या फिर उसका जो थीम है या उसकी पंक्तियां, इस तरह से सवाल पूछता है। ज्यादातर नाटक में वो वाला नहीं पूछता है जैसे कहानी और उपन्यास में पूछता है कि ये किसका उपन्यास है, किसकी कहानी है, या कविता किसकी है। उस तरह से सवाल नहीं बनता है। नाटक में जो है आपको मूल नाटक टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, तो वहां से सवाल है। उसका आपको ये अगर थीम भी पता है तो भी सवाल बन सकता है ये। तो ये आपका सही है। अब देखते हैं कि ये इसका सही व्याख्या करता है कि नहीं। एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करती है। तो ऑप्शन 2 भी आपका सही है, और ये जो है इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि इसमें जो है एक तो शिक्षा व्यवस्था का जो अपंगु व्यवहार है उसको दर्शाया गया है, और इसमें 2 कहानियां, मतलब एक तरफ जो है महाभारत वाले द्रोणाचार्य का भी चल रहा है, किस तरह से वो जो है मजबूरी में आकर के कौरव पक्ष की तरफ से उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इसी वजह से उन्हें महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा था। उस जबकि जानते थे कि कौरव पक्ष गलत है, फिर भी उन्हें लड़ना पड़ा था, गलत का साथ देना पड़ा था। उसी तरह से 2 कहानियों को आज के परिप्रेक्ष्य में भी रख करके एक कहानी रचा गया है। तो दोनों कहानी पैरेलली चलती हैं, लीला और कृपी। आपको लीला अभी हमने बताया था, चंद्रगुप्त में भी है और यहाँ भी है। तो लीला और कृपी, लीला अरविंद की वाइफ है, हाँ, और कृपी जो है उनकी अश्वत्थामा की माता और द्रोणाचार्य की पत्नी है। तो इसीलिए इसका नाटक का नाम भी एक और द्रोणाचार्य है, कि किस तरह से जो है प्रिंसिपल बनने की लालच, प्रिंसिपल बनने की वजह से उसका सच्चाई दब जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें वही दिखाया गया है। तो ऑप्शन आपका ए और आर दोनों सत्य है, और ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन आपका एक जो है सही हो जाएगा। अब बात करें इस नाटक के बारे में, तो ये नाटक आपको पता है किसका है, शंकर शेष जी का ये नाटक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। और यह नाटक जो है
कुल 2 भागों में, अभी तक आपने देखा 2 अंकों में विभाजित होता था, तो यह नाटक 2 भागों में विभाजित है। सवाल किसी भी तरह से पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है कि ये नाटक जो है किस में विभाजित है, खंड में, दृश्य में, भाग में, किसी में विभाजित है, तो ये भी 2 भागों में विभाजित है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कर दीजिएगा। क्या और सुधार किया जाए उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और सारे यूनिट 7 का पीडीएफ भी है, यूनिट 1 का भी पीडीएफ है, सब पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।